नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ ही इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। आज 3-4 खबरों पर आपसे बात करेंगे हम। शिवसेना के टूटने की खबर, फिर से टूटने की खबर, सांसद भी टूटेंगे और 14 से 16 विधायक भी बताया जा रहा है, वो भी शिंदे सेना में जा सकते हैं। इसकी इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है और बात कहां तक पहुंची है, ये बात भी होगी। तृणमूल कांग्रेस में विधायक टूटे, सांसद टूटे, अब पार्टी किसकी, लड़ाई आखिर इसकी होगी। अब कि क्या सिंबल बचाने में ममता बनर्जी कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि सांसद तो किसी और पार्टी में चले गए हैं अब। इसके अलावा आज एक और डेवलपमेंट हुई है। हाईकोर्ट पहुंची है ममता बनर्जी। उन्होंने भवानीपुर के इलेक्शन को चैलेंज किया है, इलेक्शन के नतीजों को, और कहा है कि रिटर्निंग अफसर ने वहां पर बेईमानी की है। इसकी बात भी हम लोग करेंगे। और इसके अलावा एक चर्चा ये चल रही है कि क्या 3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो अगले साल होने हैं, वैसे फरवरी मार्च में, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, गोवा, खासतौर पर इन 4 राज्यों की, क्या ये प्रीपोन किए जा सकते हैं? मतलब अभी 2026 में, अभी 4-5 महीने के अंदर ये चुनाव क्या कराए जा सकते हैं और उसकी वजह क्या है इस खबर की चल पड़ने की, वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अब से जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो अभी अभी बस 5 मिनट पहले वो तस्वीरें आई जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। फ्रांस में G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से 1.25 साल के बाद मुलाकात हुई। और उसमें इंटरेस्टिंग ये रहा कि जो फोटो, जो कॉमन फोटो होती है, ग्रुप पिक्चर जो होती है, उसमें फ्रांस के राष्ट्रपति, फिर ट्रंप, फिर फ्रांस के राष्ट्रपति और फिर नरेंद्र मोदी, ये फ्रंट रो में खड़े हुए थे। फिर उसके बाद अंदर जहां बैठने की जगह थी, वहां भी नरेंद्र मोदी और ट्रंप की कुर्सी बिल्कुल अगल बगल में लगी हुई थी। और तीसरी बात कि उस हॉल के अंदर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए ट्रंप अपनी कुर्सी से उठ करके गए। अब पिछले 1-1.25 साल में क्या क्या ट्रंप ने भारत के लिए कहा है और क्या क्या हमारे साथ किया है, इसको जरा अपने दिमाग में याद रखिएगा और फिर इस चर्चा को आप सुनिएगा। देवेंद्र, इस मीटिंग से पहले तो ऑप्टिक्स की बात कर लें। अभी तक तो ऑप्टिक्स जो है उनसे ये पता लग रहा है कि ट्रंप को इस बात की परवाह है कि भारत के प्रधानमंत्री से मेरी 1.25 साल के बाद मीटिंग हो रही है। निश्चित तौर पे, और बहुत परवाह है उनको भी। ये बखूबी मालूम है कि जो कुछ भी चल रहा है इसमें बहुत सारे, इस रोड में, भारत अमेरिका की दोस्ती की जो सड़क है, उसमें बहुत सारे बम्पेज आए हैं। उन बम्पर्स का असर भारत पे कैसा पड़ा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ सोच रहे होंगे, इस बात का एहसास तो उनको भी निश्चित तौर पे रहा होगा। लेकिन हालांकि ये चीज़ देखें आप सौरभ, कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाहे जो कुछ भी दुनिया के जिन नेताओं के बारे में कहा, बोला, किया, भारत को लेकर, भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर चाहे जो इशूज़ वो उठाते रहे हैं, ट्रेड को लेकर जो आरोप लगाते रहे या जो कहते रहे, लेकिन उन सब के दरमियान भी कहीं पीएम के बारे में कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही। हमेशा पीएम मोदी उनके कितने गुड फ्रेंड हैं, कितना वो उनको पसंद करते हैं, इन सारी चीज़ों की ही वो दुहाई देते रहे। जाहिर तौर पे एक पर्सनल केमिस्ट्री उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि वो पर्सनल केमिस्ट्री, जो बातें वो ट्रेड या दूसरी चीज़ों को लेकर कह रहे हैं, उसके चलते उससे कोई प्रभावित नहीं हो रही है। दूसरी चीज़ कि भारत के साथ रिश्ता रखना अमेरिका के हित में भी कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये एहसास भी उनको हमेशा से रहा है। अमेरिकी पक्ष में किसी भी उनके, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या बाकी नेताओं के बयान को अगर आप सुने, तो कभी ये नहीं लगा कि भारत के साथ रिश्तों की उन्हें परवाह नहीं है। बस वो एक रीसेट करना चाह रहे हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। जिस बात वो कहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो तमाम सारी चीज़ों को कहते रहे। भारत का जो रिएक्शन रहा है, भारत का रिएक्शन हमेशा से देखें तो शुरू से ये समझ में आ रहा था कि जो डिप्लोमेसी है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पब्लिक सेंटिमेंट के मूड के हिसाब से मोदी नहीं चलाते हैं, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से चलाते हैं। यूपीए सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार की अगर इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो सौरभ, तो सबसे बड़ा फ़र्क आपको यही नज़र आएगा कि यूपीए के समय इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो होती थी वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं कैलिब्रेटेड रहती थी, उसके हिसाब से मूव करती थी, स्विंग करती थी। फॉर एग्जांपल आप फिलिस्तीन का ही रवैया उठाकर देख ले तो नरेंद्र मोदी के दौर की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो इस बात पर नहीं चलती कि आपका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक मूड कैसा है, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से उस चीज़ को आप करते हैं। जब पीएम ने, आपको याद होगा कि ट्रेड डील को लेकर पहले जब मना किया, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा था ना कि मैं जानता हूं कि पर्सनली मुझे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जब उन्होंने कृषि सेक्टर खोलने से इनकार किया, तो उसके पीछे वजह क्या थी? पर्सनल सेक्टर का मतलब यही कि तमाम तरह की चीज़ें कही जाएंगी, अमेरिका का जो इकोसिस्टम है बहुत सारी चीज़ों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं उन सब की परवाह नहीं करूँगा, मुझे नेशनल इंटरेस्ट में खड़ा रहना है। उस काम को किया गया। तो भारत की सरकार तो एकदम संतुलित रूप में आगे बढ़ती है। सरकार के एक बहुत बड़े नेता से हमने ये पूछा भी था कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ऐसे ट्वीट करते हैं, तो उनका हंसते हुए काउंटर क्वेश्चन था कि आप लोग क्या चाहते हैं, हमें भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह रिएक्ट करना चाहिए?
नहीं, अभी जब ये प्रधानमंत्री के निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर लॉन्गेस्ट टेन्योर की जब जो वो थी दिन जो आया, उसमें बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स ने पोस्ट किया था एक्स पर बधाई देते हुए, ट्रम्प साहब ने भी किया था। उसमें एक शब्द उन्होंने लिखा था, माई गुड फ्रेंड एंड अ वेरी वाइज लीडर। ये बहुत वाइज लीडर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी बात उन्होंने की थी। अब मोदी जी के बारे में एक चीज़ तो अब हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी तरीके के नी जर्क रिएक्शन से ये सरकार नहीं चलती। वो ऑपरेशनल सोच में ही नहीं है कि नी जर्क रिएक्शन देना है। कोई सामने वाला कुछ कह रहा है, सोचो समझो, फिर उसके बाद अपने तरीके से उसका जवाब दो। इसलिए हमने ट्रंप की कई अपमानजनक बातों का कभी उस रूप में जवाब वैसे नहीं दिया। हो सकता है उसने प्राइवेटली कन्वे कर दिया हो, जो भी अपना डिस्प्लेजर कन्वे कर दिया हो, या जैसे अभी मार्को रूबियो आए तो वो अलग थलग से ही घूमते रहे। मतलब ठीक है, मतलब पुलिस के ऑफिसर उनको सी ऑफ कर रहे हैं। इसकी चर्चाएं बहुत पूरी दुनिया में हुई कि भारत ने स्नब किया अमेरिका को, तो ये सब बातें भी हुई हैं। लेकिन आज जब मोदी जी वहाँ मिल रहे होंगे तो ये रूस का तेल खरीदने पर हम पर सैंक्शन लगाना, ट्रेड डील के लिए हमारे पर अनुचित दबाव बनाना, ये सारी बातें, या इंडिया को लेकर के कुछ एक बातें जो उन्होंने और बोली जो अपमानजनक थी, तो वो सब बैक ऑफ द माइंड होंगी। एक चीज़ सौरभ जैसे रहा था कि ये चीज़ें सार्वजनिक बाद में बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये ख़त्म था, पहले नहीं था और अचानक से आया है। जैसे आपको पहले का भी ध्यान हो कि डोनाल्ड ट्रंप जब इन सारी चीज़ों को नहीं कह रहे थे, तब उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हार्ड बार्गेनर हैं। हाँ, वो तो अपने राष्ट्रपति सेकंड टर्म में बनते ही बोला था उन्होंने। तो उसके पीछे वजह क्या थी, कैसे उनको लगा कि हार्ड बार्गेनर हैं? क्योंकि उसके पहले भी भारत की जो नीति रही है वो वैसी ही रही है, और अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था और भारत उन दबावों के आगे नहीं झुक रहा था। भारत की सरकार को जो एहसास है सौरभ, और देश के भी सभी लोगों को ये बात तो समझनी चाहिए ना कि अमेरिका एक सुपर पावर है, आप सुपर पावर नहीं हैं, आप एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं सुपर पावर बनने की कोशिश के तहत। ठीक है, ऐसे में अमेरिका जैसे देश से रिश्ते खराब करके, अगली करके आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान कई सारे होंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर उठाकर देखें कि आपका नियरेस्ट राइवल कौन है? चाइना है। अमेरिका आपका शत्रु नहीं है, चाइना आपका एनिमी कंट्री के तौर पर है एक तरह से। तो उस कंडीशन में कल को चाइना के साथ आपकी तनातनी हो, तो उस तनातनी में अमेरिका जितना मददगार भारत के लिहाज से रहेगा, क्या रसिया उस जगह को फुलफिल कर सकता है? नहीं करेगा। रशिया तो देखेगा ना कि चाइना के साथ भी उनकी अच्छी मित्रता है, बहुत अच्छी मित्रता है। तो भारत उस तरह के बैलेंसिंग वाले सिचुएशन में निश्चित तौर पर हैंडल करेगा। और चीन के साथ कई मामले में हम सहयोग करते हैं, अच्छा देश है, मित्र देश है, लेकिन कई मामलों में तो हमें ये भी समझना होगा ना कि राइवल है, मतलब खुल्लम खुल्ला एनिमी ना भी हो तो राइवल तो आपका है ही। और वहाँ पर अगर अमेरिका जैसे देश के साथ आप सपोर्ट करते हैं, सहयोग का रास्ता रखते हैं, तो आपको अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है। टेक्नोलॉजी में तमाम सुपर कंडक्टर, चिप, इन सारी चीज़ों को लेकर आप सोच रहे हैं। ट्रेड में भी आप ट्रेड सरप्लस पार्टनर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अमेरिका आपको दे भी रहा है। तो आप उम्मीद कीजिए कि, और कल तो बायलैटरल भी होना है उनके साथ, मतलब अलग से मुलाकात भी होनी है ट्रंप से। तो उम्मीद करें कि एक तो हम ट्रेड डील पर आगे बढ़ें, रिश्तों में जो कुछ खटास या दूरी आई थी, मतलब एक ऑकवर्डनेस तो आ ही गई थी, वो दूर हो जाए, और ट्रंप कुछ नया कुछ और ऑकवर्ड ना कर दें, क्योंकि वो बगल में बैठे हों। अभी तक तो मोदी जी की प्रेजेंस में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बाकी और लीडर्स के साथ तो कर चुके हैं। नहीं, यहाँ तो बिल्कुल तय मानिए सौरभ कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो तस्वीर जो आपको नजर आएगी वो यही आएगी, बहुत गर्मजोशी भरे पूरे उत्साह के साथ डोनाल्ड ट्रंप ये दिखाएंगे कि हाँ बहुत अच्छे दौर में ये बातचीत हुई है। क्योंकि ट्रेड डील के हिसाब से भी देखें तो यूएस की एक टीम आने वाली है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर ही है। तो भारत के जो इशूज़ हैं वो उसी रूप में कम्युनिकेट किया जाएगा, और जो ओमान में जो कुछ भी हुआ हमारे सिप के साथ, और जो तो उस इशू को भी माना ये जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर निश्चित तौर पे कम्युनिकेट किया, हमारे नाविकों की जो हत्या हुई है उसमें। ठीक, होप ऑल गोज वेल। कल देखिए क्या होता है। अब आते हैं आज की देश की कुछ पॉलिटिकल खबरों की अंदर की कहानी हम लोग देवेंद्र से जान लेते हैं। पहले तो शिवसेना की बात करें, क्योंकि टीएमसी की कहानी चल रही है, उस ऑनगोइंग कहानी के बीच में ये साइड स्टोरी शुरू हो गई कि शिवसेना के अभी वही हश्र होने वाला है। शिवसेना के साथ तो शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे की, उसके साथ तो पहले एक बार हो चुका है। एकनाथ शिंदे पूरी पार्टी ही ले गए, ज़्यादातर सांसद ले गए, ज़्यादातर विधायक ले गए, पार्टी का नाम और सिंबल भी ले गए, जो कि उद्धव ठाकरे के पिता की बनाई हुई पार्टी थी। अब ये चर्चा चल पड़ी कि उनके पास जो बचे हुए 9 सांसद हैं उसमें से 7 सांसद टूटेंगे। हमने एक बार पहले भी देवेंद्र से इसके बारे में पूछा था, लेकिन अब ये बिल्कुल जंगल की आग की तरह ये खबर जो है वो वायरल है, और अब ये भी जुड़ गया कि 14 से 16 सांसद भी इसमें होंगे। उनके घर में जो उन्होंने सांसदों की मीटिंग बुलाई मातोश्री में, उसमें भी केवल 4 ही लोग फिजिकली पहुंचे। उनके सांसद जो हैं वो स्टेटमेंट्स भी वो
कुछ इस किस्म के देने लगे हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि ना हाँ ना वाली श्रेणी में वो हैं कि हम जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर उस मीटिंग के अंदर ये कहा कि जो जाता है मुझे उसकी परवाह नहीं है, जिसको जाना है वो चला जाए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और कहा कि आज मेरा दिन नहीं है लेकिन मेरा दिन एक दिन ज़रूर आएगा। ये सारी बातें एक ही ओर ले जा रही हैं हमको कि कुछ तो वहाँ पर ऐसा होने जा रहा है जिसकी कम से कम पेशबंदी हो चुकी है, जिसकी शुरुआत कम से कम हो चुकी है। अब वो D-Day शायद जो है वो उसकी तारीख अभी भले ही ना आई हो। क्या हो रहा है? मिडिल स्टेज से आगे तक मामला जा चुका है। अच्छा। बस नंबर्स को लेके जो नंबर्स 9 सांसदों में से 6 होने चाहिए वो 6 अभी नहीं हुए हैं। तो उस लिहाज से ये चीज़ मतलब 6 कन्वर्ट नहीं हुए हैं खुल्लम खुल्ला। हालांकि उद्धव ठाकरे का जो बयान है सौरभ, वो अपने आप में पर्याप्त ये बता रहा है कि हाँ क्या होने जा रहा है। जब वो ये कह रहे हैं कि जो जाना हो चले जाएं, तो आप समझ सकते हैं ना कि इसके बाद कुछ बाकी नहीं रहा। दूसरी तरफ प्रताप राव जाधव, जो कि शिवसेना एकनाथ शिंदे के बड़े नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, शिवसेना के बहुत पुराने नेता हैं, बुल्ढाना से ही लगभग 4 और बाद 2009 से मुझे लगता है कि लगातार वो सांसद रहे हैं। उसके पहले विधायक भी थे, मंत्री भी थे, महाराष्ट्र की सरकार में, केंद्र में भी मंत्री हैं। और शिवसेना के नेताओं के साथ उनके बहुत अच्छे इक्वेशन हैं। ऑलरेडी कुछ नेताओं के साथ उनकी बातचीत हुई है, एकनाथ शिंदे की बातचीत चल रही है। तो गाड़ी एकदम से टूट वाली जो गाड़ी है वो ट्रैक पर नजर आ रही है इन लोगों की। ठीक है, वहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल होगा। 2 नेता ऐसे हैं जिनके बारे में वो भी श्योर होंगे और सबको ये श्योर रहना चाहिए कि वो उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा बाकियों पे खतरा है। वो दो नेता है अरविंद सावंत, अनिल देसाई। उसके पीछे वजह यह है कि वहाँ की यूनियन का जो काम है ना, वो इन लोगों के मार्फत इन लोगों को उसकी जिम्मेदारी उन्होंने दे रखी है। तो एक तरह से ये एक्टिव, जो शिवसेना का आप समझते हैं कि सबसे बड़ी ताकत उनका यूनियन है, उसमें ये एक्टिव रोल में है। तो जब आप पावर में रहते हैं, सब कुछ रहता है, तो असंतुष्ट नहीं है तो आप इस काम को कर लेते हैं, अलग नहीं होते। लेकिन बाकी जो हैं उनके लिए ये काम ज़्यादा आसान लगेगा कि अगर एकनाथ शिंदे की तरफ चले जाएँ तो फिर राज्य की सरकार अपनी, केंद्र की सरकार अपनी, अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम करा सकोगे, तमाम राज्य के फंड लेके जा सकोगे। क्योंकि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि हमेशा ये चलता है कि जिसकी सरकार नहीं रहती है उसको अपने क्षेत्र में फंड ले जाने में बहुत मुश्किल होती है। राज्य सरकार का डेवलपमेंट का कोई फंड हो या केंद्र सरकार का हो, तो वो सारी चीज़ें उनको आधे से ज़्यादा रास्ता तय हो चुका है इस दिशा में। हाँ, अभी जो सोर्सेस से जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से 5 तो एकदम से मूड बना चुके हैं। 6 का आंकड़ा चाहिए होगा। कोशिश इनकी 7 तक है कि 7 तक लेकर जाए। मैं आपको इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी एंगल देता हूं जो मैंने आज कहीं सुना। वो ये है कि ये लोग कन्वर्ट लगभग हो गए, लेकिन इसमें देवेंद्र फडणवीस ने शायद इसको डिले किया या अड़ंगा लगाया। उसकी वजह ये बताई जा रही है उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बकौल कि देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते कि ये सांसद टूटेंगे तो जाएंगे शिंदे सेना में। तो वो नहीं चाहते कि एक बीजेपी का एक एलआई वो और मजबूत हो, उसकी बार्गेनिंग पावर और बढ़े। अभी वैसे अगर आप अभी देखिए तो ये टीएमसी के 20 लोग आ गए तो शिंदे जी की वक्त और कमी होगी। वो चाह रहे हैं कि भाई क्यों इनको और इंपॉर्टेंस देना। ये काम दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि उद्धव ठाकरे को कन्वर्ट कर लो ना और उनसे कहो कि तुमको इस इशू पर, वुमेन रिजर्वेशन बिल पर आप समर्थन कर दीजिए, तो टूट की नौबत ही ना आए। ये होगा नहीं, क्योंकि उद्धव ठाकरे उस रूप में करें तो उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस बिल्कुल भी एकनाथ शिंदे उनके साथ कुछ सांसद चले जाएं इस बात को लेकर इनसिक्योर हों, दूर दूर तक नहीं। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये सब बातें कही जाती हैं। देवेंद्र फडणवीस को बखूबी पता है कि मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री बने रहूँगा और जितने नट बोल्ट हैं ना राज्य की सरकार के, पूरी तरह से उनके कंट्रोल में। ठीक है, वो बाकियों को, सहयोगी दल के नेताओं को जितना स्पेस देना चाहते हैं सौरभ, उतना ही स्पेस देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई स्पेस छीन ले या कुछ और चीज़ें मैनेज हो जाए। जैसे अगर सहयोगी दल के मंत्री हैं, वहाँ पर किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव होना हो, बिल्कुल उस मंत्री का अधिकार है, उसके हिसाब से होगा। लेकिन उसकी लिमिट, उसके मान लिया कोई टेंडर होना है तो उसकी धनराशि कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस पर मुख्यमंत्री की पूरी नज़र रहती है और पूरा अधिकार उनका रहता है कि उसको वो कर्टेल करके उस सीमित तक रखेंगे। तो उस कंडीशन में देवेंद्र फडणवीस के लिए खासतौर पर तब जब दिल्ली से ये कमांड जाए एकनाथ शिंदे को कि हाँ हमें नंबर्स जुटाने हैं और उसमें उस काम को कर रहे हैं, तो देवेंद्र फडणवीस अपनी इनसिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि इन सारी चीज़ों को लटकाएंगे। शरद पवार की पार्टी के सांसद में मैंने आज किसी ने कोई गिनती डाल रखी थी कि इतने सांसद हो गए, 2/3 जो लोकसभा में हो रहे हैं उसमें उनके शरद पवार की पार्टी के सांसद भी
सहयोग कर सकते हैं? वो रीच आउट तो लगातार किया जा रहा है और उनको ये समझाया जा रहा है कि जो भी आपके इश्यूज थे पहले, जैसे सुप्रिया सुले ने जो कुछ भी कहा था हाउस में पिछले बिल के दरमियान, उन सारी चीज़ों को हम लोग दूर कर रहे हैं। तो या तो आप प्रत्यक्ष मदद कर रहे हैं या अप्रत्यक्ष मदद कर रहे हैं गैर हाजिर रहकर। Okay. लेकिन अगर आप बिल के साथ आएंगे तो अच्छा रहेगा। वहाँ टूट वूट वाली कोई कोशिश प्रयास नहीं हो रहे? अब वैसा नहीं हो रहा क्योंकि उस तरह का कोई नेता नहीं। एनसीपी वाले फैक्शन के अगर हिसाब से देखें तो अजीत पवार रहते तो ये कोशिश कर सकते थे, लेकिन वो है नहीं। और ऐसे में तो वो पार्टी टूट से लीडरशिप ज़्यादा- को ही मनाने का प्रयास हो रहा हाँ, है कि वो आप साथ दे दीजिए समर्थन के लिहाज से। ठीक है। तो ये तो चलिए, ये हुई शिवसेना की कहानी। अब मैं आपको टीएमसी की कहानी बताता हूँ। आप पूछेंगे टीएमसी की कहानी में नया क्या है? टीएमसी की कहानी में नई डेवलपमेंट होगी क्या, सवाल ये है। जैसे सांसद विधायकों का जाना अब बड़ा क्लियर है। ऋतप्रत बैनर्जी सांसद ले गए, 64 विधायक ले गए। वो कह रहे हैं 65 भी हैं, 65वां नाम नहीं बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फिरहाद हकीम है जो कोलकाता के मेयर हुआ करते थे टीएमसी के, खास ममता जी के। उन्होंने कोलकाता मेयर पद से इस्तीफा भी दे दिया। क्या वो हैं? उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया इस सवाल का फिरहाद हकीम ने। तो लग रहा है कि शायद वो भी पलट सकते हैं। सांसद भी चले गए सांसद। लेकिन कहानी यहाँ में जो हम समझना है वो ये है, सांसदों ने अलग पार्टी में मर्जर करा लिया। अब वो टीएमसी के रहे नहीं। ऋतप्रत बैनर्जी जो विधायकों के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम टीएमसी हैं और हमारा कोई इरादा नहीं कि हम किसी और पार्टी में मर्ज करें। ममता बनर्जी इस जो भी सोच करके सांसदों का तरीका अलग और विधायकों का तरीका अलग सोचा गया, क्या इससे ममता बनर्जी को एक फायदा हो गया कि उनका सिंबल ना छिने, उनका सिंबल जो है वो किसी तरीके से वो बचाने में कामयाब हो जाएंगी क्या? और क्या बीजेपी का ये प्रयास भी था कि भाई ममता जी से अब सभी कुछ छीन लेना है? ऐसा लगा नहीं कि बीजेपी उस रूप में ममता बनर्जी को का सब कुछ छीन के उनकी पार्टी ही छीन लिया जाए, उस रूप में स्ट्रेटजी नज़र नहीं आई कि बीजेपी को। क्योंकि पहले भी हम लोग बात करते रहे कि बीजेपी की असली चिंता ये है कि हमें हमारे नंबर्स चाहिए। टीएमसी में बंगाल में सौरभ बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती हैं, लेकिन बंगाल के लोग, जैसा कि पहले हम लोग बात करते रहे कि जिस प्रकार से बीजेपी से रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे भी उनको समझ में आ रहा है कि वहाँ टीएमसी नाम की चीज़ कोई रह नहीं गई है। दूसरा, टीएमसी एक मुस्लिम वोट बैंक में उनका एक अपील है, इस बार भी दिखा। उस तरह का धड़ा एक लेफ्ट का भी रहे, थोड़ा कांग्रेस का भी रहे, थोड़ा टीएमसी का भी रहे, ये बीजेपी को सूट करेगा बनिस्बत इसके कि टीएमसी खत्म हो जाए और कांग्रेस वहाँ पे बहुत मजबूत हो जाए। वो बीजेपी को सूट नहीं करेगा। तो उस लेवल की स्ट्रेटजी उसमें नहीं थी। यहाँ पर सांसदों का मर्जर कराया जाना, उसके पीछे वजह सिर्फ ये थी कि मर्जर करा दीजिए ताकि लीगलिटी में ना फंसे मामला, और जब वोट देने की नौबत आए तो ये सांसद वोट कर दें। टीएमसी के ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी के अलावा ऋतप्रत बनर्जी को ही कोई बहुत बड़ा नेता बना दिया जाए, ये भी बीजेपी को सूट कभी नहीं कर सकता। ठीक है। तो वहाँ पर टीएमसी के असंतुष्टों को मजबूत करना बीजेपी का मकसद नहीं था। बीजेपी का मकसद था और है और यही रहेगा कि वहाँ पे वो बंटवारा रहे। इनका अपना जो इंटरेस्ट है कि राष्ट्रीय स्तर पर नंबर्स आ जाएं जो सपोर्ट करें महत्वपूर्ण बिलों को, और राज्य के स्तर पर अपोजिशन एकदम से बिखरा हुआ रहा है। सुदीप बंदोपाध्याय जो सबसे सीनियर सांसद हैं जो इधर गए एनसीपीआई में, उन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा है कि ये पहला स्टेप है और मैं बार बार दिल्ली नहीं आ सकता, तो अब हम मानसून सेशन से पहले दिल्ली आएंगे और तब हम लोग बैठेंगे एनडीए के नेताओं के साथ और तब हम तय करेंगे कि हमको क्या करना है, क्योंकि पार्टी क्लेम करने के लिए फिर इलेक्शन कमीशन में भी जाना पड़ेगा और फिर ये मामले सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं। तो उनकी बातों से ऐसा लगा कि वहाँ तो मन बना हुआ है कि हमारा इवेंचुअली तो होना यही है कि हमको पार्टी मांगनी है, लेकिन फिर वही सवाल है, अब तो आप पार्टी में रहे ही नहीं ना। हाँ, अब तो आप दूसरी पार्टी में चले गए। बिल्कुल, और वो स्थिति अगर रहती तो फिर ये दूसरी पार्टी में जाने का कोई मतलब नहीं था, फिर वो टीएमसी का असंतुष्ट के तौर पर ही रहे होते। तो ये बात संभव थी। जब अलग पार्टी में जाकर अपने आप को आपने मर्ज कर लिया, काकोली घोष दस्तीदार उस पार्टी की अध्यक्ष बन गई, तो फिर उसके कंफर्म हो गया ना, अध्यक्ष हो गई एनसीपीआई की। गजब हो गया। एक पार्टी भी ढूंढ ली, उसके अध्यक्ष ने टाइमली इस्तीफा भी दे दिया, 20 सांसद चले गए और उनमें से वो पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए, और वो काफी पहले हो चुका और उसका था। एक भी कार्यकर्ता नहीं है। हाँ, और ये काफी पहले हो चुका था। गजब है। तो खैर एनीवे, तो मतलब ये पार्टी का क्या करना है, पार्टी क्लेम करना है नहीं करना है, ये इन्हीं के ऊपर छोड़ा जाएगा। अब तो बंगाल यूनिट देखेगी इस बात, वो लोग देखें। हाँ, उसमें सेंट्रल लेवल पर बीजेपी के लिहाज से नंबर्स चाहिए था, वो नंबर्स आ गया। ये एनडीए के घटक दल बनने को ऑलरेडी ये तैयार हैं। महत्वपूर्ण बिल पे ये वोट कर देंगे। काम स्पीकर ने उनको दोबारा बुलाया है, स्पीकर के, हाँ, ममता गुट को बुलाया है। हाँ, दोनों चीजें हैं। स्पीकर ने एक तो उन लोगों को पहली बार में तो वो लेटर देकर आए हैं, अब दोबारा बुलाया है कि उनका पक्ष जानने के लिए कि विस्तार में आप बताइए किस किस आधार पर क्या कह रहे हैं, और इसके अलावा स्पीकर इसमें कानूनी सलाह भी लेंगे।
तो स्पीकर ओम बिरला ये नहीं चाह रहे हैं कि कुछ बहुत आनन फानन में कोई फैसला ले लें और कल को कोर्ट में फिर वो मामला जाए। तो उसके पहले वो उनको बुलाकर सुनेंगे, कानूनी सलाहकार ले रहे हैं, उसके बाद ये कोई फैसला करेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और है, टीएमसी ने वैसे तो जो उनकी विधायकों की टूट हुई और एलओपी बनाया ऋतुव्रत बैनर्जी को, उसको भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, वो मामला भी चल रहा है। आज ममता बनर्जी ने एक इलेक्शन पिटीशन भी डाल दी है हाई कोर्ट में। आज वो खुद हाई कोर्ट गई हुई थी, वहाँ उन्होंने उनकी जो भवानीपुर सीट से हार हुई है शुभेंदु अधिकारी के सामने, उस नतीजे को चैलेंज किया है। और वजह सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जब काउंटिंग चल रही थी तो 17-18 राउंड के बाद मैं काउंटिंग सेंटर पर मौजूद थी और रिटर्निंग अफसर ने वहां सुरक्षा कर्मियों से हमको पिटवाया, मुझे मारा पीटा गया। उन्होंने तब भी ये क्लेम किया था कि मुझे मारा और मुझे उसके बाद काउंटिंग सेंटर के बाहर भेज दिया गया और उसके बाद इन्होंने अंदर मैनेज किया है और इससे शुभेंदु अधिकारी जीते हैं। वो सिवाय विक्टिम कार्ड खेलने के लिहाज से और अपने लोगों को एक इशू देने के लिहाज से कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ, एक तो ये, और आप इस बात को समझो, इसके अलावा उसमें और कुछ है नहीं सौरभ। और ये ममता बनर्जी भी बखूबी जानती हैं, उसी एरिया में हो रही हैं। बंगाल तो छोड़िए, पूरे देश के लोग आप जानते हैं नतीजों के बाद वहाँ के भवानीपुर के एरिया के लोगों का जो रिएक्शन रहा, बिल्कुल वो आपने देखा ना कि वो क्या कह रहे हैं, वो किस प्रकार से कह रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें कह रहे हैं वो लोग। तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक विक्टिम कार्ड खेलने का एक मौका कि चलिए आप दे लें। मुख्यमंत्री आप हैं, उस समय भी जब ये हुआ तो ये मुख्यमंत्री थी, उनके साथ इतना कुछ हो गया, उसकी कोई तस्वीर नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। वो सिर्फ जो ममता बनर्जी अपनी जो पॉलिटिक्स जिस प्रकार से चलती है, वो इस बात को नहीं समझ पा रही हैं कि बंगाल की जनता ने ऑलरेडी उस चीज़ को नकार दिया है। आप नंदीग्राम भी हारी थी, नंदीग्राम के हारने के बाद भवानीपुर भी हारी, राज्य में आपकी पार्टी हारी। तो कोई नया नैरेटिव गढ़ने के बजाय, नए इशूज़ लेने के बजाय वो उन्हीं तरह की चीज़ों को कर रही हैं जो कि पहले करते रही हैं, जिस पर पहले सिंपैथी मिल जाती थी। याद होगा आपको पिछले विधानसभा चुनाव में कि चोट लगी, चोट किस इंटेंसिटी तक की लगी थी नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पूरे इलेक्शन के दरमियान उसको प्रचारित किया, वो माना गया कि उनका मास्टर कार्ड था। अब वो सब चीज़ें नहीं चल पा रही। अभिषेक बैनर्जी से 3 दिनों में आज को मिला करके करीब 25-30 घंटे की पूछताछ सीआईडी पहले परसों सीआईडी ने बुलाया, कल ईडी ने बुलाया, आज फिर सीआईडी ने बुलाया। एक सीआईडी जांच कर रही है कि आपने विधानसभा में अपने विधायकों के समर्थन की चिट्ठी में फर्जी दस्तखत करवाए, फ्रॉड किया आपने। और ईडी को शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही है। अभिषेक बैनर्जी, मतलब सीधे लोग तो ये जानना चाहते हैं क्या ये गिरफ्तार होंगे? गिरफ्तार अभिषेक बनर्जी को कर लिया जाना है, ऐसा नहीं होगा कि इस मकसद से इस काम को किया जाए। और ये इंस्ट्रक्शन है कि कानून अपना काम करे और कानून काम करने के तहत अगर अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी हो रही है तो वो हो। उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा कि अगर ऐसा हो गया तो फिर इनको कोई सेंटिमेंट आ जाएगा, क्योंकि आकलन ये इन लोगों का कि अभिषेक बनर्जी कोई लीडर नहीं है वहाँ पर, और उनके खिलाफ जितनी नाराज़गी है, अगर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होती नज़र ना आए, वो दिखे ना, तो फिर उस बात को लेकर लोगों में बहुत असंतोष होगा। ये लोग यही देख रहे हैं जो आपने एग्जैक्टली यही बात कि भाई 1.25 महीने के अंदर अभिषेक बनर्जी की ये गत कर दी है। तो या तो ये दिखाने के लिए किया जा रहा है, या वो मामले वाकई इतने एपरेंट हैं कि भाई इसमें तो सीधे सीधे केस बनता भी है और ज़्यादा कुछ इंतज़ार की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ये फ्रॉड सिग्नेचर वाला मामला है, अगर फ्रॉड हुआ है तो हुआ है, और वो तो कागज़ से ही पता चल जाएगा ना। और वो तो एक तरह से उन्होंने खुद ही इनवाइट किया है, तो उसमें अभिषेक बनर्जी ने, अन्यथा चाहते तो उतनी हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं थी और सही सिग्नेचर लेके उतने साइन के साथ उन्होंने दिया होता। वो प्रॉब्लम तो उन्होंने इन्वाइट किया है। बाकी करप्शन वाले मामले की बात तो बीजेपी के नेताओं ने तो बढ़ चढ़ के ये दावे किए हैं, और बीजेपी के चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हों या शुभेंदु अधिकारी हों, बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि हमारी सरकार जब आएगी तो भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जाल करके जेल में डालेंगे लोगों को जो जो करप्शन में शामिल रहे हैं। तो उसमें करप्शन पर कार्रवाई करते हुए नज़र तो सरकार को आना ही होगा, और वहाँ पर वो चीज़ें अगर जेल तक पहुँच रही हैं तो जेल तक पहुँचेंगी। लेकिन हमने एक पूछा था इस बात को लेकर एक बड़े बीजेपी के नेता से कि क्या अभिषेक बनर्जी को जेल में डाल देना है, तो उन्होंने इस बात को कहा कि अभी ऐसी टुच्ची राजनीति इस लिहाज से नहीं की जा सकती कि जेल में डालना है इसलिए आप उनको कुछ करो। कानून अपना काम करेगा, उस काम के तहत अगर वो जेल जा रहे हैं तो बिल्कुल जाने चाहिए। उसमें ये मरवत या कोताही नहीं बरती जाएगी कि ये अभिषेक बनर्जी हैं इसलिए इनको जेल नहीं भेजना है। ठीक है, वो जेल का रास्ता अगर कानून उनको लेकर जा रहा है तो एकदम से वो जाएंगे। और मुझे लगता है कि सौरभ, आगे आने वाले दिनों में ये तस्वीर नज़र आएगी, क्योंकि बहुत सारे मामलों की जाँच होगी। और 2016 तक अगर आप देखें ना, तो 11 से 16 के बीच में ममता बनर्जी ने वाकई बहुत अच्छा काम किया पश्चिम बंगाल में। 16 से 21 में डिटोरिएशन हुआ, और 21 के बाद
अभिषेक बनर्जी का दबदबा बहुत बढ़ा और इसमें जितने दाग लग सकते थे ममता बनर्जी पे वो सब इस दौर के लगे हैं और उनमें से सबका रास्ता अभिषेक बनर्जी के घर तक पहुंचेगा। एक बंगाल की ट्रेंड से जुड़ी हुई एक खबर, मैं उसकी बात भी कर लेंगे कि आज उसकी कई जगहों पे चर्चा हुई थी कि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा, इन 4 प्रदेशों के चुनाव जो कि अगले साल होने हैं फरवरी मार्च वाले पीरियड में, वो प्रीपोन करके 2026 में ही कराए जा सकते हैं। एक वजह तो ये एक पॉलिटिकल मोटिव बताया जा रहा है उसके पीछे की बीजेपी जो है वो बंगाल के नतीजों से जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है और हिंदुत्व की वेव है उसका फ़ायदा उठाना चाहती है, खासतौर पर यूपी जैसे प्रदेश के अंदर। और दूसरा एक टेक्निकल रीज़न ये बताया जा रहा है क्योंकि जनगणना की कार्रवाई उन्हीं दिनों चल रही होगी और वो लोग वही होते हैं जो जनगणना भी कराएंगे और जो चुनाव भी कराएंगे, वही सिस्टम लगा हुआ होता है, तो वो क्लैश कर रहा है। इसीलिए तो कोई संभावना है ऐसी? पहली चीज़ को देखें कि क्या बीजेपी बंगाल के मोमेंटम को आगे बरकरार रखने के लिहाज से राज्यों का चुनाव प्रीपोन कराना चाहती है। तो इस तरह की जो चर्चा है ना सौरभ, एकदम बेसिर पैर की, बेसलेस, दूर दूर तक इसका कोई मतलब नहीं। बीजेपी ऐसी सोचती भी नहीं और राजनीति में ऐसा होता भी नहीं। पश्चिम बंगाल का जो सेंटिमेंट था, वहाँ के लोगों का जो सेंटिमेंट था, वो वहाँ के इशूज़ थे। ममता बनर्जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर थी, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिला। बंगाल के बाकी जो दूसरे इशूज़ थे, यूपी में जो चुनाव होगा वो अलग इशूज़ पे चुनाव होगा, उत्तराखंड में जो चुनाव होगा अलग इशू पे चुनाव होगा, गोवा में जो चुनाव होगा अलग होगा, पंजाब में जो चुनाव होगा अलग होगा। तो बीजेपी इन चीज़ों को इस रूप में नहीं देखती कि यहाँ कोई एक मोमेंटम चल रहा है तो इसमें हम चुनाव करा लेंगे। वो राजनीति को बहुत नग्न आँखों से देखते हैं कि पॉलिटिक्स जैसी है उसी रूप में देखा जाए। ये आकलन करने वाले लोग बहुत सारे इस तरह के एक नैरेटिव करने की कोशिश कर लेते हैं। तो आपकी ट्राइब के लोगों ने खबर दी ना, ये रिपोर्टर नहीं तो खबर दी। वही उस रिपोर्टर को भी किसी नेता ने अपना एक आधार करके ये कर दिया होगा। अब आप सोचिए कि अभी जैसे मई में नतीजे आए बंगाल के, तो मई से लेकर मान लीजिए वो ये दावा कर रहे हैं कि नवंबर में चुनाव होगा या दिसंबर में चुनाव होगा, तो वहाँ तक असर रहेगा, लेकिन फरवरी में होगा तो नहीं रहेगा। क्या कोई टैबलेट, अंग्रेजी टैबलेट के कोई इस तरह की दवा का असर है कि ये इतने घंटे, इतने महीने, इतने दिन तक ही रह सकता है? अगर असर रहना है, मोमेंटम रहना है, तो अगर नवंबर दिसंबर तक रहना है तो फरवरी तक भी रहेगा, नहीं रहना है तो उस समय भी नहीं रहेगा। वो चीज़ नहीं है सर। दूसरा एस्पेक्ट जो है ना कि क्योंकि जनगणना 1 फरवरी 2027 से जनगणना का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि जनगणना में टीचर वगैरह, कर्मचारी वगैरह, ये सब लोग लगते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया में भी उन लोगों को लगाया जाता है, जनगणना भी उन्हें ही कराया जाए, तो ये कैसे संभव होगा? भाई स्टाफ तो आपके पास लिमिटेड है। उस बात को लेकर ये हवा चली कि क्या प्रीपोन कराया जा सकता है। अब प्रीपोन में एक चीज़ तो तय मानिए कि नवंबर में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसे भी समझिए कि अगर नवंबर में चुनाव कराने का कुछ होता जी, तो बीजेपी को अभी तक भनक तो होती। अब बीजेपी को भनक होती तो क्या बीजेपी यूपी के संदर्भ में आप उठाकर देखें कि स्टेट टीम तक अभी नहीं घोषित की गई है, वो तो फुल फ्लेजेड लग गए होते हैं ना, और वहाँ पे सारे सोर्सेज को हमने खंगाल लिया, ऐसा कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। उत्तराखंड की सरकार के हिसाब से अगर देखें तो वो ये ज़रूर चाहेगी कि 14 जनवरी को 2027 को हरिद्वार में, क्योंकि कुंभ का स्नान है, अगला स्नान फिर लगभग पड़ेगा 6 फरवरी के आसपास। तो इस बीच में हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड को एक सनातन प्रदेश के तौर पर देखा जाता है, तो वहाँ पर इस बीच में अगर चुनाव हो तो सरकार का सोचना ये है कि ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन फरवरी में ना हो के जनवरी के बीच में अगर हो जाए, बस इतना ही उनकी मंशा रहेगी। ये नहीं कि नवंबर में हो जाए या अक्टूबर में हो जाए या दिसंबर में हो जाए, वो भी नहीं होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखना सिर्फ ये है कि सेंसस को थोड़ा प्रीपोन करके या थोड़ा आगे बढ़ाया जाए या चुनाव को हेरफेर किया जाए, बस इतनी ही सारी चीज़ें हैं। एक बड़े नेता से हमने पूछा भी था कि क्या इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनका ये कहना था कि आप लोग इस कंक्लूजन पे कैसे सोच रहे हो कि क्लैश होगा तो इलेक्शन ही प्रीपोन होगा, ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि सेंसस ही प्रीपोन हो सकता है या पोस्टपोन थोड़ा सा हो सकता है? तो शिगुफा इसमें ज़्यादा है, और नवंबर में चुनाव होना तो आप तय मानिए कि ये सब तो शिगुफा का जो सोशल मीडिया वगैरह पर चल रहा है ना, वो वैसा ही है। यही तो ये आज की सारी अंतर्राष्ट्रीय और देश की खबरों का एक रैपअप आपके लिए था। नज़र कल मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर भी रहेगी और वो कल की सबसे बड़ी खबर होगी, तो उस पर कल आपके लिए भारत की खबर का अलग से एपिसोड होगा। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।